नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार हो रहा है और खासतौर से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं इनका लाभ किसानों को कैसे मिल रहा है। कार्यक्रम में 3 भाग हैं। पहले बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद बात होगी हमारा पशुधन की और आखिर में बात करेंगे एक कामयाब किसान की दास्तां की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए खेती किसानी में बात करते हैं फसल की कटाई और भंडारण को लेकर। हम सभी जानते हैं गेहूं जो कि हमारी प्रमुख फसल है और अभी का जो समय है इसकी कटाई का है और उसके बाद इसका भंडारण किया जाएगा। लेकिन इस दौरान कई ऐसी खास बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा, विशेष सावधानी आपको अपनानी होगी। तो आइए जान लेते हैं क्या वो सावधानी है और किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा कटाई और भंडारण में इस खास रिपोर्ट में। गेहूं हमारे देश की मुख्य रबी फसल है। भारत के उत्तरी गंगा सिंधु के मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में गेहूं के मुख्य उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र, जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश शामिल है। इन क्षेत्रों में करीब 12.33 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है और लगभग 57.83 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता है। जितनी तेजी से हमारे देश में खपत बढ़ रही है, उसी रफ्तार से उन्नत किस्मों के कारण उत्पादन में भी इजाफा देखा जा रहा है। इस साल भी देश में अच्छे उत्पादन की संभावनाएं हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि फसल की समय से कटाई करें और उपज का सही तरीके से भंडारण करें। कटाई के समय इन बातों का रखें ध्यान। कटाई के समय गेहूं के दानों में 20 से 25% नमी हो। कटाई के लिए खेत में नहीं छोड़ना चाहिए। कटाई में देरी करने से दाने झड़ने लगते हैं और नुकसान की आशंका रहती है। कटाई के बाद फसल को 2 से 3 दिन खलिहान में सुखाएं। फसल को सुखाने के बाद थ्रेसिंग करें। कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल कर किसान समय की बचत कर सकते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करने के लिए दानों में 20% से ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। उपज को भूसे से अलग करने के बाद सबसे जरूरी चरण होता है उपज का भंडारण। सही तरीके से भंडारण न करने से बड़े नुकसान की आशंका बनी रहती है और किसानों को अपनी मेहनत का वाजिब दाम भी नहीं मिलता। इसीलिए भंडारण करते समय किसान इन बातों का ध्यान रखे। सुरक्षित भंडारण के लिए दानों में 10 से 12% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। भंडारण के पहले कोठियों, कमरों या भंडार गृह को साफ कर लें। दीवारों व फर्श पर मेलाथियान 50% के घोल का छिड़काव करें। भंडारण अवधि में समय समय पर हवा का आवागमन बनाए रखें। इस तरह किसान कुछ बातों का ध्यान रखकर अपनी मेहनत का सही दाम तो ले ही सकते हैं, साथ ही फसल को लंबे समय तक भंडारित भी कर सकते हैं। जाना आपने किस तरीके से उचित प्रबंधन अपनाकर आप अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं भंडारण में भी, लेकिन इसके लिए सावधानी अपनानी बेहद ज़रूरी है। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन में मछली पालन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ,
आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब। सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए बात करते हैं हमारा पशुधन में मछली पालन की। हम सभी जानते हैं मछली पालन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप अपनी कम लागत में भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी है। और जो विशेषज्ञ हैं वो यही कहते हैं कि प्रशिक्षण के बाद अगर आप मछली पालन क्षेत्र में आगे बढ़ें तो और भी ज़्यादा मुनाफा आपको मिल सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक योजना भी शुरू की गई जिसे नाम दिया गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। किस तरीके से इस योजना का भी लाभ आप ले सकेंगे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। हमारे शरीर को सही विकास और ऊर्जा के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसकी पूर्ति हम प्रोटीन युक्त भोजन से करते हैं, जिसके लिए हम अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। लेकिन मछली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। एक अनुमान के हिसाब से 100 ग्राम मछली में करीब 22% प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए हमारे देश में बड़े पैमाने पर मछली का उपयोग किया जाता है। यही वजह है कि भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही तरीकों से मछली पालन किया जाता है, लेकिन दोनों ही तरीकों में एक बात कॉमन है और वो है पर्याप्त पानी का होना। कम लागत में इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए देसी प्रजाति की मछलियाँ जैसे रोहू, कतला, मृगल को पालना चाहिए, क्योंकि इन मछलियों का बीज कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही इन प्रजातियों की मछलियाँ बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इनके भोजन के प्रबंध पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है और ये बहुत आसानी से पाली जा सकती हैं। मछली पालक इस बात का ध्यान रखें कि तालाब की लंबाई पूरब से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, जिसके कारण हवा का बहाव होने से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे। तालाब की गहराई उतनी होनी चाहिए जहां सूर्य की रोशनी पहुंच सके। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मछली के बीज या जीरा तालाब या पोखर में डालने से पहले सफाई करना बेहद जरूरी है। मछली के बीज किसी भी हैचरी से खरीदे जा सकते हैं। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली या चावल का कुंडा बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। भोजन प्रतिदिन के हिसाब से डालना चाहिए। 1500 किलो मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। केंद्र सरकार मछली पालन के लिए कुल लागत का 75% तक लोन मुहैया कराती है। इस सुविधा को अपनाकर मछली पालकों को काफी हद तक आर्थिक सहायता मिल सकती है। मछलियाँ अच्छे से विकास कर रही हैं या नहीं, इसकी बीच बीच में जांच करते रहना चाहिए। यदि मछलियों में किसी प्रकार के रोग या बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो उपचार करना चाहिए। उपचार करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। आमतौर पर मछलियों में होने वाले रोग व बीमारी सेप्रोलगनियोसिस। लक्षण: शरीर पर रुई के गोले की भांति सफेदी लिए भूरे रंग के गुच्छे का बनना। बैंकियोमाइकोसिस। लक्षण: गलफड़ों का सड़ना। दम घुटने के कारण रोगग्रस्त मछली ऊपरी सतह पर हवा लेने का प्रयास करती है। इसके लिए बार बार मुंह खोलती व बंद करती है। फिश टेल रोग। लक्षण: शुरुआती अवस्था में पंखों के किनारों पर सफेदी आना, बाद में पंखों व पूंछ का सड़ना। तो जाना आपने क्यों कहा जाता है कि मछली पालन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और इसके जरिए भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल गांव किसान में अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की, यानी किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा अपने पशु को निरोगी और स्वस्थ बनाए रखने के लिए। अप्रैल माह का पशु कैलेंडर 2021। पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं।
इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन अधिक तापमान के प्रमुख लक्षण हैं। अतः इससे पशुओं को बचाने का प्रयास करें। पशुओं को दोपहर में छाया वाले एवं हवादार स्थान में रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाने का प्रयास करें। थनैला रोग की पहचान और निदान के उपाय करें। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। मुर्गी पालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। लिटर सूखा एवं स्वच्छ रखें और मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गला घोटू, ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ी रोग के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में लवण, विशेषकर फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, अर्थात पशु पेशाब, मिट्टी आदि चाटने या पीने लगते हैं। अतः पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें। तो जाना आपने कैसे कुछ सावधानियां अपनाकर आप अपने पशु को निरोगी रख सकते हैं और इसके जरिए भी अपनी लागत को बचा सकते हैं। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए बात करते हैं कामयाब किसान की दास्तां की। लगातार आपको इसमें जो कामयाब प्रगतिशील किसान हैं उनके बारे में हम बताते हैं। आज भी एक ऐसी दास्तां आपके लिए हम लेकर आए हैं और इन किसान का नाम है कुलवंत सिंह। कैसी है इनकी कामयाबी की यह दास्तां और कैसा रहा इनकी कामयाबी का ये सफ़र, आइए देख लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। कृषि एक ऐसी विधा है जिसके हर पहलू को खंगाला जाए तो लाभ ही लाभ मिलेगा। बस जरूरत है कुछ अलग करने की। किसान तैयार फसलों को सीधे बाजार में ना बेचकर प्रसंस्करित करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा किसान उन्नत किस्म का बीज उत्पादन करके भी कृषि को संवार सकते हैं। बुलंदशहर के किसान कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की दास्तां। बीएसएफ की नौकरी छोड़ कुलवंत ने खेती में जीवन संवारने का मन बनाया। 2003 से उन्होंने अपने खेतों में बीज बोने शुरू किए, लेकिन सफलता हाथ ना लगी। इसके समाधान के लिए कुलवंत ने पूसा संस्थान से संपर्क किया तो उन्हें बीज उत्पादन का सुझाव दिया गया। कुलवंत के लिए काम बिल्कुल नया था, इसलिए उन्होंने इसके लिए प्रशिक्षण लिया और 2013 से अब तक वो बीज उत्पादन का सफल काम कर रहे हैं। मैंने सन 95 में बीएसएफ ज्वाइनिंग करी कांस्टेबल पल के पद पर और जुलाई 2003 में मैंने उसको रिजाइन करा नौकरी को और फिर उसके बाद मैंने खेती शुरू करी। खेती लगभग सभी किसानों की तरह कर रहे थे और कई साल लग गए थे, लेकिन उसमें कुछ लाभ नहीं हो पा रहा था। तो बड़ा पछतावा हो रहा था कि नौकरी छोड़ के गलती करी। फिर सरकारी ऑफिसों के चक्कर वक्कर काटे और लगभग 2012-13 में हम पूसा संस्थान से जुड़े, जबकि उससे पहले हम कभी गए तो कुछ नहीं हाथ लगा, ना कोई वहाँ बात करता था और ना ही वहाँ सीड उपलब्ध हो पाते थे। तो उसके बाद उन्होंने हमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया कि आप सीड उत्पादन की ट्रेनिंग कर लें और सीड उत्पादन करें। उसके बाद से आज तक हम उनका सीड उत्पादन करते चले आए। 2015 तक उन्होंने थोड़ा दिया,
हमारी जांच करी, जांचा परखा, जहां उन्हें विश्वास हुआ उसके बाद वो बढ़ाते चले गए। बढ़ाने के बाद वो आज हम गांव में लगभग 16-17 फसलों का बीज उत्पादन कर रहे हैं। वो बताते हैं कि इस समय करीब 50 से 60 एकड़ जमीन में बीज उत्पादन का काम किया जा रहा है, जिसमें उनकी तरह और भी किसान शामिल है। उनका कहना है कि ये काम सामान्य खेती से थोड़ा अलग होता है, लेकिन इसमें मुनाफा कहीं ज्यादा होता है। इस समय इनके खेतों में गाजर, मूली, प्याज, गेहूं और गन्ना फसलों के बीज तैयार किए जाते हैं। तैयार बीज का करीब 80% हिस्सा पूसा संस्थान में जाता है, बाकी 20% बीज गांव के किसान खरीदते हैं। इस तरह उन्नत बीजों के इस्तेमाल से उनकी और उनके गांव की तस्वीर बदल रही है। 16-17 फसलों का मतलब हो गया लगभग 50 से 60 एकड़ ज़मीन में। 50-60 एकड़ ज़मीन मेरे पास अकेले के पास नहीं है, मेरे भाइयों के पास है, बशर्ते गांव के और लोगों के पास है। पिछली 3 साल में ये स्थिति हुई है कि पड़ोसी गांवों को भी हमने जोड़ा है, वहाँ भी हम सीड उत्पादन करवा रहे हैं। अब सीड उत्पादन में हम बात करें जैसे धान की, तो धान का मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा कि धान जो हमारा पिछली 3 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो किसान का 1600 रुपये से 2000 रुपये प्रति कुंटल तक बिक रहा है, जबकि पूसा संस्थान हमारा 4800 रुपये कुंटल खरीद रहा है। लेकिन वो बीज पैदा कराते हैं, तो जो हमारा हम किसान के तरीके से धान नाज पैदा करेंगे और बीज पैदा करेंगे तो बीज में लगभग 20% उत्पादन एक्स्ट्रा लागत एक्स्ट्रा आती है। लागत जब एक्स्ट्रा आती है तो उसका वो हमें भाव देते हैं, तो ग्रेडिंग करने के बाद वो हमें 4800 रुपये का पेमेंट देते हैं। अगर मैं सरू से देखूं किसान वाले नज़रिए से तो वो करीब 3700-3800 रुपये कुंटल का पड़ता है। और आज बाज़ार की स्थिति देखूं तो 1700 रुपये कुंटल या 2000 रुपये कुंटल बिक रही है। लगभग पौने दो गुनी कीमत में हमें धान के ही पैसे मिल रहे हैं। अब हम बात करें गाजर की या प्याज की या मूली की, इनमें लगभग 1.5 लाख रुपये प्रति एकड़ लगभग मेरे यहाँ का बीघे में 6.25 बीघे बैठते हैं, और बीघे में जो है वो 30,000 रुपये का लगभग 1 बीघे से मुझे बीज प्राप्त होता है। जबकि आम जो गेहूँ हैं या गन्ना है उनसे अगर मैं खर्चा काट के देखूं तो हमें 10,000 रुपये नहीं मिलते, जबकि इसका खर्चा काट के हमें 20,000 रुपये प्रति बीघा या 1,20,000 रुपये प्रति एकड़ हमें लाभ मिल रहा है। तो ये अगर आज कुछ दिन से शोर हो रहा है कि आमदनी दूनी करना, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ अगर मैं व्यक्तिगत बात करूँ या मैं ग्रुप की बात करूँ तो वो दूनी से भी ज़्यादा पहुँच चुकी है। तो इसी प्रकार हम गाजर का, प्याज का जो रबी में बीज पैदा कर रहे हैं, मूली का, मटर का, मसूर की 2 वैरायटी हैं, चने की हम पे 3 वैरायटी हैं, जिसमें सफ़ेद चना भी है, छोला भी है, जिसे छोला कह देते हैं, लहसुन भी है। तो ये 4-5 तरह की फसल पैदा करने में होता ये है कि अगर हमारा ये पहले बीज में चला जाएगा और जो माल हमारा जैसे सरसों हमारी बीज में गई और हम पे उस पर अंडर साइज हमारा बच गया, अंडर साइज का हम यहाँ तेल निकलवाते हैं और तेल को हम बेचते हैं और पशु के लिए हमारी खल मिल जाती है। तो बाज़ार से हमें खाने को बाज़ार से अच्छा तेल मिल जाता है क्योंकि हम अपना पिलवाते हैं और उसमें हमारी पैसे बच जाते हैं। तो उसे जो हम पे फालतू होता हम उसे बेच लेते हैं, बाकी बीज के रूप में काम कर रहे हैं। और हमारा जो ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम 15 से 20 लोग जुड़े हैं, जुपिटर द ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव फार्मर के नाम से ग्रुप है, जो ये यहाँ संस्थान में वो ग्रुप ही बीज पैदा कर दे रहा है। और हम लगभग बीज का 80% हिस्सा पूसा संस्थान को दे देते हैं और 20% हिस्सा हम यहाँ किसान को देते हैं। किसान को ये लाभ हो जाता है कि पूसा जाना नहीं पड़ता और पूसा से लगभग कम कीमत पे पैसा मिल जाता है। और हमें लाभ ये हो जाता है, जो हम देखें कि हम 17-18 रुपये किलो में गेहूँ ना बेच के हम उसमें करीब 2 से 3 रुपये प्रति किलो खर्च करते हैं ग्रेडिंग में और पैकिंग में, और हम लगभग 5 रुपये किलो एक्स्ट्रा बेचते हैं। तो यूँ करके 2 रुपये किलो का अन्य किसानों की अपेक्षा हमें एक्स्ट्रा लाभ मिल जाता है। इस तरह किसान खेती को नए आयाम में ले जाकर अपने साथ साथ और किसानों की तकदीर भी बदल सकते हैं। तो देखा आपने कामयाबी का ये सफ़र कैसा रहा। जाहिर तौर पर चुनौतियां तमाम रहीं, लेकिन फिर भी जानकारी हासिल कर, तकनीकी ज्ञान हासिल कर आप भी आगे बढ़ सकते हैं और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। फिलहाल आज के लिए गांव किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।